चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे ही राधे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। आप इसको इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, क्योंकि टफ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो पहले से। इजी इसलिए नहीं कह सकते कि जो आपने पढ़ा है उससे कहीं इसका जो लेवल है वो वास्ट है, इन डेप्थ में जाएगा। हर चीज को एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद फिर आप निकालोगे अर्निंग पर शेयर कैसे होती है। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा हम उसकी भी एक बार चर्चा आपके सामने कर लेता हूं। आपने अब तक जो पढ़ा है, ईपीएस हम जो निकालते थे, हम निकालते थे गुरुजी जो अर्निंग होती थी, अर्निंग अवेलेबल अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड में दे देते हैं बेटे क्या, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। इसका मतलब होता था पीएटी माइनस होता था पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज अर्निंग। मेरी बात यस और नो क्लियर है? हमने बेसिकली यही फॉर्मूले से निकालना सीखा है, चाहे वो हमने एफए में पढ़ा है, चाहे वो हमने अकाउंटिंग की रेशो में पढ़ा है, चाहे कहीं भी पढ़ा है हमने। ठीक है ना, बेसिकली हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, यानी कि जो अर्निंग टोटल कंपनी ने कमाई है और उस अर्निंग में सबको हिसाब करने के बाद, सबको हिसाब करने मतलब है आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, आपने प्रेफरेंशियल होल्डर को पेमेंट कर दिया है एज ए डिविडेंड, जो भी उसको रेमुनरेशन देना था। जो प्रॉफिट बचा है, यानी मैं कहूँ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर का जो भी बचा, मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट ऐसा है जो ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी बोलती है आप ये बता दो एक शेयर पर कितना तुमने कमाया है, तो मैं कह दूं 10 रुपए पर शेयर, ऐसा कह दूं। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर अर्न प्रॉफिट 10 रुपीज पर शेयर। जितना शेयर ले रखा है इक्विटी शेयर होल्डर ने, उस पर एक शेयर पर उसने 10 रुपए कमाया है इस साल के दौरान। हम इसको इतना सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। इसी चीज को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आने वाली हैं। हम सारी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उनको कंसीडर करेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे इसकी अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर निकालने के क्या क्या मोटिव हो सकते हैं, ठीक है ना? मैं कह दूं इसको यहाँ हटा दूं बेटा, चलो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेसिक हमने यही पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करते वन बाय वन करके, एक ही चीज को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले बात है ईपीएस निकालते क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ईपीएस। हम ईपीएस निकालते क्यों हैं? ईपीएस को निकालने की हमारे पास दो वजह है। पहली वजह बताओ क्या है? पहली वजह है फॉर कंपेरिजन विद अदर एंटिटी फॉर सेम पीरियड। दूसरा ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है फॉर कंपेरिजन विद सेम एंटिटी फॉर डिफरेंट पीरियड। सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं ऐसे कह दूं, इसको थोड़ा समरी में नोट कर दूं तो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट दो है, यानी कंपेयर करना विद, ऑन, और विद अदर। अदर का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो, मैं मेरे बच्चे कंसेप्ट डालने की कोशिश करूंगा आपके लिए ना। मुझे लिटरेचर से ज्यादा कुछ है नहीं है, जब रेगुलर बैच लेंगे तो लिटरेचर की बात करते हैं अपन लोग। अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं कि आप उस बात को दे पाओ। विद ऑन और विद, देखो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड कंपेयर करना चाहती कि 2020 और 21 में जो अर्निंग थी, जो ईपीएस था वो 10 रुपए पर शेयर था।
अब ए लिमिटेड अब कहता है कि भाई इस साल क्या हो गया, करंट पीरियड है, कहे तो 2021 और 22 में क्या है, बोला कि 9 रुपए। इसका मतलब ये हुआ हम कंपैरिजन करने हम अपने आप से कि भैया पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ। इसका मतलब ये है 1 रुपए पर शेयर का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, 1 रुपए पर शेयर जो अर्निंग का नुकसान हुआ है, इसके फैक्टर को अब चेक करेगी, एवेल्युएट करेगी, एनालाइज करेगी कि 1 रुपया का प्रॉफिट कम कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके नेगेटिव फैक्टर की वजह से हुआ होगा, हो सकता है कि आपने एक्सपेंशन किया हो। जब आप एक्सपेंड करते हो किसी चीज के अंदर तो डेफिनेटली हो सकता है आपको इमीडिएटली वो रेवेन्यू दे भी दे, और हो सकता है कि आपको अभी उसको स्ट्रक्चर ही तैयार कर रहे हो, उसका रेवेन्यू 1-2 साल के बाद आने वाला है। क्योंकि आप एक्सपेंड करोगे, खर्चे तो बढ़ेंगे साथ में, हो सकता है कि आपको इन खर्चों के प्रपोर्शनेट के अंदर इनकम ना बढ़े, तो हो सकता है कि अर्निंग कम भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां तो चलो ठीक है घटने वाला काम आ गया, यहां तो चलो ये क्या आ गया, डिक्रीज का काम आ, ऐसा भी हो सकता है, तो +1 भी हो सकता है। तो अब इसको भी देखेंगे कि हमने मान लो एक्सपेंड किया था, 1 रुपये बढ़ गया, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पॉजिटिव फैक्टर आ रहे हैं। हो सकता है जो पॉजिटिव वो नेगेटिव आ रहे हो, और जो पॉजिटिव वो ज्यादा पॉजिटिव हो रखा हो। तो हमें एक एक एलिमेंट को एनालाइज करना होता है, जो मैनेजमेंट बैठा होता है, और फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर का जो आने वाला साल है उसके हिसाब से हम अलग से प्लानिंग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। ये हुआ भैया देखो, ए लिमिटेड है एक, तो एक है बी लिमिटेड। अब हम 2021 और 22 का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। बोला कि देखो हमारी जो अर्निंग है वो 10 रुपीज पर शेयर है, लेकिन सिमिलर हमारी एंटिटी है वो इसी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, और हमारा सेम बिजनेस है, सेम उसका टर्नओवर होता है, सेम उसका जो कैपिटल है वो सेम लगी हुई है, बिल्कुल सेम रेंज है। कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो उसका आ रहा भैया 12 रुपए। तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो 2 रुपए पर शेयर कम आ रहा है वो क्यों आ रहा है भैया। सामने वाले एंटिटी में इतना पैसा उसने लगाया, इतना हमने लगाया, लोकेशन भी सेम है हमारे पास रिसोर्स भी सारे वही की वही है, लेकिन फिर भी हमारे 2 रुपए पर शेयर कम क्यों हो रहा है। इसका आप एनालाइज करोगे, ये इसके दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक तो खुद से कंपेयर करना, अब सेम पीरियड का खुद से करोगे नहीं, क्योंकि सेम पीरियड एक ही डिजिट हो सकती है ना। आप करोगे इस साल का अगले साल से, अगले साल का अगले साल से, डेफिनेटली। और जब हम किसी अदर एंटिटी से करते हैं तो सेम पीरियड के लिए करते हैं, तो ये है सेम पीरियड और ये है आपका डिफरेंट पीरियड। तो मैंने ऊपर यही बात लिखाई थी भैया कि आप कंपैरिजन करोगे, आप यदि खुद से कर रहे हो, सेम एंटिटी से कर रहे हो, तो आपका पीरियड डिफरेंट होगा, और यदि अदर एंटिटी से कर रहे हो तो पीरियड आपका सेम होगा। मैंने इस बात की चर्चा कर ली है। अब आते पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ अर्निंग पर शेयर। कि भैया अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस जो है मेरे बच्चे, वो कितने प्रकार का है। बेसिकली आपके स्टैंडर्ड के अंदर ईपीएस 2 प्रकार से बताया है। आपने तो एक ही तरह का पढ़ा था ना अब तक। पहला पढ़ा है बेप्स और दूसरा है डेप्स। इसका मतलब है बेसिक अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्लियर है। सर ये क्या होते हैं बोले, इसकी भी बात करेंगे डेफिनेटली। जब हमने बताया ही है 2 तरीके का होता है, तो डेफिनेटली दोनों तरीके की डिस्कस करेंगे ना। एक होता बेसिक। बेसिक यानी कि जो आप पढ़ के आए हो, यानी अर्निंग कितनी कमाई है, कितने शेयर के रेस्पेक्ट में है, तो एक शेयर पर कितनी अर्निंग आ रही है, दैट इज बेसिक अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, डाइल्यूटेड का मतलब है आपने कोई वादा किया हुआ है। वादा मतलब वादा किया तो निभाना पड़ेगा। आपने कोई वादा किया है और वो वादा फ्यूचर में होने वाला है, तो आप देखो जो आपने वादा किया, जो प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस की वजह से आपके ईपीएस पर क्या इंपैक्ट आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं अभी थोड़ा ऊपर मोटा मोटा ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी इसको आप इतनी गहराई में थोड़ा मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी इतना समझ लो, आपके जो प्रॉमिस किए हो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस
फॉर फ्यूचर। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होंगे, उनकी डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। आप इसको एनालाइज करोगे, एनालाइज ऑफ इम्पैक्ट ऑन ईपीएस इन फ्यूचर। इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करोगे और फिर ये देखोगे कि इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। स्टैंडर्ड बोलता पॉजिटिव तो डाइल्यूटेड हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव का मतलब डाइल्यूटेड नहीं है, यहां पर डाइल्यूटेड का मतलब ही नेगेटिव है। इसका मतलब यह है, यदि आपके फ्यूचर में कोई वादा किया हुआ है, उससे फ्यूचर में आपकी ईपीएस गिरने वाली है। क्या होने वाली बेटा? गिरने वाली है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट इन करंट ईयर ऑल्सो। आप इसका इंपैक्ट करंट ईयर में दिखाओगे। इस है तो करोगे इग्नोर। मैं आपको एलिमेंट्री बताऊंगा, टेंशन ना लो। इसको क्या करोगे? इग्नोर। क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है कि फ्यूचर में कोई आपने वादा किया हुआ है, और जो वादा किया है उसका जो प्रॉफिट लॉस है उस पर इम्पैक्ट, या मैं कहूं तो ईपीएस पर जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो यदि आपका नेगेटिव वे में जा रहा है, यानी कि आपकी ईपीएस घट रही है, तो इसका मतलब वो आपका डाइल्यूटेड है। वो क्या है बेटा? डाइल्यूटेड ट्रांजेक्शन है। और डाइल्यूटेड ट्रांजेक्शन है तो उस केस के अंदर आपको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी निकालनी पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है क्या? डाइल्यूटेड का मतलब क्या? फ्यूचर में कोई इंपैक्ट आ रहा है और उस इंपैक्ट की वजह से आपकी अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर की और ये डिक्रीज हो रही है, तो उस केस के अंदर आप डेप्स भी निकालोगे। ठीक है? अब वो किस किस वजह से घटेगी, हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूं, आपने कोई मान लो ऐसा ट्रांजेक्शन किया है, कोई प्रॉमिस किया हुआ, उस प्रॉमिस की वजह से आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, तो डाइल्यूटेड के अंदर नहीं जाएगा। डाइल्यूटेड के अंदर हमेशा हमेशा अर्निंग क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। वही फैक्टर वो कंसीडर करना है। यदि आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है फ्यूचर के इवेंट की वजह से, तो आप उसको इग्नोर करोगे, वहां पर आपको डेप्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मेरी बात क्लियर है? ये बात ओनली फॉर यहीं तक है, इसको नोट कर सकते हो साथ के साथ। लेकिन मैं आने वाले में इसके इंपैक्ट जो आने वाले हैं, क्या क्या वादे किए जाएंगे, उनकी बात करूंगा डेफिनेटली। जो हमने प्रोमिसेज किए हैं, उन प्रोमिसेज का इंपैक्ट एनालाइज कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, और हम किस केस के अंदर इसको डाइल्यूटेड मानेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक नोट कर लो। अब मैं यहां से वन बाय वन करके बात करने वाला हूं, वन बाय वन करके बात करने वाला हूं। क्या? कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। मैं अभी बात करने वाला हूं बेब्स की, बेब्स की। ठीक है? अब आराम से थोड़ा सा दिल को थाम लीजिएगा, चीजें धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग और इनको चलाएंगे। ठीक है ना? तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगा। अब मैं एक एक एलिमेंट को नीचे आपको एक्सप्लेनेशन में भी डाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है? इसकी भी डेफिनेटली हम कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो आप निकालना जानते ही हैं। लेस करोगे क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ये आएगी अर्निंग।
अर्निंग। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू को समझाने से पहले कैलकुलेशन ऑफ वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, या इक्विटी शेयर होल्डर क्यों कर दिया मैंने इसको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यह कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बिजनेस के अंदर, या ऐसा करो, एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के अंदर तीन पार्टनर हैं। कितने पार्टनर? तीन। एक है एक्स, एक बाई जेड। ये मान लो कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म मान लो, अब ए लिमिटेड मान लो, चलो तीन व्यक्ति हैं, जो तीनों व्यक्ति इसमें अपने मालिक है, तीन मालिक है इसके अंदर। इसने क्या किया है, 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को डाला। इसने 10 लाख रुपए 1 जुलाई को डाला। इसने 10 लाख रुपए 1 जनवरी को डाला, या इसका अक्टूबर ले लो ना, ये अक्टूबर ले लो। अक्टूबर डाला। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट जो कमाया था, प्रॉफिट हो गया कितना? प्रॉफिट हो गया मान लेते 30 लाख का। अब मुझे बता दो, यदि ये व्यक्ति कैपिटल में, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैपिटल रेशो है, तो मुझे बताओ एक्स, बाई और जेड का कितना कितना प्रॉफिट होगा। ये आपको पढ़ा हुआ कंसेप्ट ही है, मेरा इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है। बस मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, एक पार्टनरशिप फॉर्म में, उसके अंदर तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ने 10-10 लाख रुपए लगाए, लेकिन 10-10 लाख जो लगाए थे वो टाइम डिफरेंस है, टाइम गैप है। इसने जो पैसे लगाए आफ्टर 6 मंथ लगाए, इसने जो पैसे लगाए यहां से 3 मंथ आफ्टर लगाए, लेकिन यहां से इसने 9 मंथ बाद लगाए, आफ्टर 9 मंथ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको नहीं लगता चीजें आपकी बदल रही होंगी? बोलो, आपको क्या लगता है, क्या इनका रेशो, मैं कहूं आपसे कैपिटल जो रेशो है, मैं कहूं आपसे, आप जब एक्स बाई जेड में बांटोगे तो सबसे कैपिटल रेशो निकालोगे? कैपिटल रेशो कैसे निकालोगे सर? एक्स बाई जेड, सिंपल सिंपल सा, 10 लाख इसने लगाए, 10 लाख इसने लगाए, 10 लाख इसने, हो गया 1:1:1। क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो ना। यदि आप ये सोच के चल रहे हो कि ये सही है, तो इसका मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट बड़े बेकार हैं, आपको 11वीं 12वीं की क्लास की नॉलेज भी नहीं है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि आप सिंपल सोचो ना, एक व्यक्ति ने पैसा सुबह लगाया था, सुबह से मैं बिजनेस कर रहा हूं, शाम तक धंधा कर रहा हूं, मैंने सुबह 10-100 रुपए डाले थे बिजनेस में, मैं बिजनेस कर रहा हूं। एक बंदा दोपहर को आया, दोपहर को उसने 100 रुपए डाले। एक बंदा शाम को भी आया ही है, उसने पैसे डाले। शाम को मान लो मेरे पास 200 रुपए की कमाई होती है, तो क्या तीनों जो 100-100 रुपए लगा रखे हैं, बोले तीनों 100-100 लगा रखे भैया हमें तो, या मान लो 300, मान लो 300, बोला 100-100 प्रॉफिट दे दे, क्या दे देगा क्या? एक व्यक्ति सुबह से पैसे लगा के बैठा है, एक व्यक्ति ने दोपहर को पैसे लगाए, एक व्यक्ति शाम को पैसे लगा के बैठा है। आपको नहीं लगता प्रॉब्लम है इसके अंदर? बिजनेस बोलता है कि जो पैसा जितने टाइम के लिए यूज हुआ है, उस पैसे से कमाई भी उतने टाइम के लिए हुई होगी। तो मैं यहां पर मैं कहूं तो आपको टाइम गैप निकालना पड़ेगा, 12/12 12 महीने का था, ये 6/12 है, और ये आपका 3/12 है। आपने देखा होगा बेटेड, आप बेटेड एवरेज निकालते थे, मेरी बात क्लियर है? तो यही बोला गया बेटेड एवरेज का मतलब, जो यहां पर हमने शेयर पे लिया है, तो बोलता है कि आपने कोई शेयर बाद में इशू किए हैं, कोई पहले किए हैं, तो डेफिनेटली आपकी पैसा कोई कब यूज हो रहा है, कब की, जितने जितना पैसा जितने टाइम के लिए यूज हुआ है, आपको उतने के बराबर ही उसका रेवेन्यू मिलेगा, उतने के बराबर का प्रॉफिट में आपका हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। मेरी बात क्लियर है? अब यदि मैं यहां पर कैपिटल रेशियो निकालूं, तो मेरा कैपिटल रेशियो ये निकलने वाला है। मैं टाइम को एडजस्ट करूंगा, मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर वेटेड एवरेज का मतलब क्या है बताओ?
क्या है बताओ? आपको नंबर ऑफ शेयर लेने हैं, बट नंबर ऑफ शेयर में ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम फैक्टर क्या है। और यदि टाइम फैक्टर का गैप है तो उस केस के अंदर आपको उसका वेटेड लेना पड़ेगा। आपको इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर कन्वर्ट करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर। आप चाहो तो इसकी दूसरी टर्म्स में समझ सकते हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना? चलो भैया, तो अब कैसे निकालो बताओ? आप कहोगे क्या? आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाई टाइम एडजस्टमेंट प्लस इशू ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाई टाइम एडजस्टमेंट माइनस बाई बैक ड्यूरिंग द पीरियड। जो निकल करके आएगा वही आएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में एग्जांपल देके के समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? क्योंकि दो तीन एलिमेंट है जो समझाना, बाकी तो मुझे एक्सप्लेनेशन डालना है। एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल मेरी टाइमलाइन बना के चल रहा हूं। आपके पास यहां पर ओपनिंग थे 10,000 इक्विटी शेयर। यहां आपने क्या किया? यहां पर आपने 5,000 एडिशनल इशू कर दिए ऑन 1 अक्टूबर। तो कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट नंबर ऑफ वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल सा निकालोगे। ओपनिंग है तो 12 महीने यूज हुआ होगा, बोलो। ये है तो 6 मंथ यूज हुआ होगा। तो बोला कि आप इक्वली बता दो। ये जो 10,000 इक्विटी शेयर थे, ये तो 12 मंथ यूज हुआ है, तो इसका हम बात करें तो 10,000 ही आएगा। आउटस्टैंडिंग कहते हैं प्लस एडिशनल इशू किया है। यदि हमें इक्विवेलेंट ले जाएं, हम माने कि ये शेयर यहां इशू किए होते, यहां किए होते, तो इसका मतलब 2500 बेनिफिट, आधा बेनिफिट होगा इसका। 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6/12, 2500 कितना हो गया? ये हो गया 12,500। नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा? 12,500, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। प्रेजेंटेशन बड़ी गंदी हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं, इस बार सुधारेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, ये है आपके पास आउटस्टैंडिंग 5,000 इक्विटी शेयर। यहां पर है मान लो आपके पास 10,000 एडिशनल इशू एज ऑन 30/9। और ये मान लो आपके पास दे रखा है यहाँ पर एक एक को 1 जनवरी को ना, बाई बैक 3,000 शेयर्स, ठीक है, चल 2,000 इक्विटी शेयर। तो यहाँ कैलकुलेट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। बहुत आसान है। कैसे? देखो, आपके पास सीधा सा है कि भैया यहाँ है कुछ, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। तो आप यहां से देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक 12 महीने हैं, यहां से लेके यहां तक 6 मंथ है, तो यहां से लेके यहां तक 3 मंथ है।
अब कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन की हम जब बात करते हैं तो यहां पर थे हमारे पास कितने बेटा, 5,000 इंटू 12/12 प्लस, क्योंकि इशू हुआ है प्लस आएगा, 5,000 है 6/12 का, 5,000 ही है ना, 10,000 सॉरी, 10,000 है, ठीक है। और यहां जब हम आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, बाई बैक है कितने, 2,000 इंटू 3/12 का, तो बताओ कितना आ रहा है सर, 5,000 तो ये है, 5,000, 10,000, 10,000 में से 2,000 इंटू 2 बाई, सॉरी, इंटू 2,000 इंटू 3/12, 500 ना, तो हो गया 15 ना, 14,500 का। हमने कैसे निकाला है, इसकी प्रेजेंटेशन देख लो, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देखो भाई क्या निकलेगा, आप क्या करो बताओ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे तो टाइम पूरा लगता है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12/12, चाहो तो टाइम ना लगाओ तो भी चलेगा, 5,000 प्लस एडिशनल इशू किए आपने, इशू कब बताओ, आपने किए हैं भैया 10,000 इंटू होगा 6/12, टाइम का एडजस्टमेंट है, तो हो गए 5,000, इसके लिए माइनस कर दिया बाई बैक, क्योंकि घट जाएंगे आपके, बाई बैक तो कितने बताओ बेटा, 2,000, टाइम है 3/12 का, तो कितना आएगा 500, 15, 14,500 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बेटेड वाले ना, क्लियर। एक चीज और बता देता हूँ आपके लिए, एक एग्जांपल और ले लो ना, एक एग्जांपल और ले लो सर, हाँ बेटा एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है, यहां लिख लो आप क्या, डायग्राम से ले लो, ओपनिंग है 5,000 @10 ईच, आपने 1 अक्टूबर को इशू किए हैं कितने, 10,000 @10 ईच, बट रुपीज 5 पेड, एंड यहां पर ले लो 31/3 को, रिमेनिंग अमाउंट पेड दैट इज रुपीज 5। स्टैंडर्ड बोलता कैलकुलेट आसान है, इसका आप लोगे तो 5 12/12 प्लस इशू किया आपने 10,000 किया है, लेकिन अमाउंट कितना मेरे बच्चे, 5 रुपए आया, ध्यान रखना 5, लेकिन शेयर कितने का है, 10 का, इक्विवेलेंट शेयर आएंगे, ये तो हुए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, यदि पूरा 10 रुपए मिल जाता इस दिन, 10 रुपए के हिसाब से लगाऊं तो मैं 10,000 शेयर इशू के लिए 5,000 शेयर के बराबर अमाउंट आया ना, और टाइम है 6/12 का, बाकी यहां मिल रहा है, यहाँ तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, यहाँ तो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, 5 आए तो इसको आप यूज भी करो, कैसे करो बताओ, 10,000, 5, 10 इंटू कितना, 0/12, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, 10,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 0, 0 आ गया, ठीक है ना, तो इसका इम्पैक्ट वैसे भी नहीं आएगा, निकालोगे भी तो मैं इसको करते हैं 0 प्लस 0, कितना आ रहा है मेरे बच्चे, ये आ रहा है 5,000 और 2,500 यानी 7,500, मेरी बात समझ में आ रही है, आपके पास अमाउंट भी पार्सल आया है, तो पहले अमाउंट को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका वेट निकालना पड़ेगा आपको, दो एलिमेंट हो गए ना आपके पास, आप आधे शेयर का वेट थोड़ा ना निकालोगे, बात समझो, आप आधे शेयर का वेट निकालोगे नहीं, आपको फुल का निकालना पड़ेगा, तो पहले अमाउंट के दिए है, तो पेड अप कैपिटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पेड अप कैपिटल यानी कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर में, देन उसके बाद फिर आप उसको वेट लगाओगे, मेरी बात क्लियर है, ये बेसिक जो था पूरा खत्म हो गया,
ये बेसिक बेसिक बातें सारी खत्म हो गई। अब मैं सीधा आऊंगा आपके स्टडी मेट पर, क्योंकि डाइल्यूटेड के बारे में बाद में करूंगा मैं। अभी जितना बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उनकी डेफिनेटली बात करूंगा। हाँ, कुछ चीजें और भी हैं जैसे मैं सर्कमस्टांसियली बात करूं तो चलो मैं 2 4 5 मिनट का टाइम दे देता हूं आपके लिए। जैसे प्रेफरेंशियल का डिविडेंड है, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड के बारे में आपका स्टैंडर्ड ये बोलता है कि यदि प्रेफरेंशियल डिविडेंड को देखना पड़ेगा कि आपके कॉमुलेटिव है या नॉन कॉमुलेटिव है। यदि कॉमुलेटिव का है तो इस बात का याद रखना, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर किया है नहीं किया है, बट आपको उसके बराबर का डिविडेंड लेस करना पड़ेगा। दूसरा, नॉन कॉमुलेटिव के अंदर तभी लेस करोगे जब वो डिक्लेयर हो गया, अदरवाइज आप नहीं करोगे। क्लियर है? तो कुछ बातें हैं ऐसे फंडामेंटल्स जो हमें देखनी पड़ेंगे इसके अंदर। और यदि प्रेफरेंशियल के बारे में ये नहीं बताया गया कॉमुलेटिव है या नॉन कॉमुलेटिव, तब इस बात को अज्यूम करके चलोगे कि प्रेफरेंशियल जो है उन पर डिविडेंड कॉमुलेटिव होता है, क्योंकि प्रेफरेंशियल होल्डर को एज ए हम लायबिलिटी मानते हैं और लायबिलिटी पर उनको ब्याज या कहें तो उन पर डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है। आप उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं कर सकते बेटा, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उसके साथ किसी प्रकार का। आप क्या बोलते हैं जो भी है, आप उसके साथ किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं सीधा आता हूँ हमारे स्टडी मेट पर कि भैया देख लेते क्या है। ये बातें हैं जो लिखी पड़ी हुई हैं, क्योंकि बेसिकली मैं यदि मैं अपने स्टैंडर्ड को लिटरेचर के हिसाब से कराऊंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स कंटेंट के अंदर 50% का लेवल दे रखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग, भैया देख रखा है क्या दे रखा है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड। पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपए, हाँ 1 लाख रुपए की है। ऑर्डिनर से 1 रुपए का है तो 1 लाख रुपए हो गया। 20,000 है, 10% प्रेफरेंस शेयर है, इतने का है। और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा अपने पास इतना, ये देखा इतना। पहले निकालेंगे बेप्स, ये बेप्स ही निकलवाएगा इससे। तो क्या बोलेगा बताओ, अर्निंग निकालनी है आपको। अर्निंग में डिवाइड बाय क्या करना बताओ, बेटेड, बेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब वेटेड एवरेज तभी निकालते हो जब ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ बेटा, कुछ चेंज हुआ है, अदरवाइज नॉर्मल निकल जाता है। अर्निंग निकालो, तो पहले हम निकालेंगे अर्निंग। अर्निंग बताओ कैसे निकलती है। अर्निंग निकालने का सिंपल पी ए टी, पी ए टी माइनस माइनस करोगे पी डी क्या आएगा, अर्निंग। क्वेश्चन के अंदर पर जीपी दे रखा है, क्या दे रखा है, जीपी। मैं इधर ही आऊंगा अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो हम सीधा कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ बेप्स। अब बेप्स कैसे निकलेगा, अर्निंग डिवाइड बाई, यहाँ पर सिंपल आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ही है। तो बताओ अर्निंग कैसे निकलेगी, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग। क्वेश्चन में क्या दे रखा बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट याद है तो आपको यहां से क्या करने पड़ेंगे बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में जाते हैं, तो आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, यहां से लेस कर दोगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। और क्या आएगा आपके पास, अर्निंग निकल करके आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 3,50,000 का। बोल रहा है कि आपका जो खर्चे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे हैं 1 लाख के हैं, तो 2.5 लाख रुपए का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, और बच्चे रुको ना थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइम दो। ये क्या हो गया हमसे, क्या कर दिया, क्या गुनाह हो गया मेरे बच्चे, ऐसा गुनाह ना करो। लेस, ये होगा टैक्स, आएगा पीएटी। लेस करोगे क्या, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ठीक है, गलती हो गई मारे से, माफ करना। सॉन्ग गाना सुना ना आपने, वही वाली चीजें हैं, हाँ वही है मेरे बच्चे, वही है। मतलब टैक्स कितना देखो, 30%, तो 2.5 लाख का
250 का 30%, 75,000। 75 है 250 का तो हो गया एक, एक 75, एक 75 बच गया, एक 75, एक 75, और एक 75 में से प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बताओ। कैपिटल है 20,000 है, 1 रुपये 20,000 की हो गई, और 10% है 2,000, हो गया 1,73,000 हो गई अर्निंग। नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, दिक्कत है नहीं तो 1,73,000 यहाँ लिख लो, 1,73,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1 लाख, तो कितना आ गया 1.73 पर शेयर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें किसी भी प्रकार की कोई जद्दोजहद नहीं थी, बहुत आसान था। मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूँ, इरेज बिल्कुल भी, लो इसको मैंने इरेज कर दिया आपके लिए ना, ये पूरा प्रॉपरली हमने वहीं पर ही करा दिया आपके लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, अब बेसिक को छोड़ देंगे अपन, ठीक है। 1.7, तो एक आ गया अर्निंग ही पूछ रहा है हमसे, तो ईपीएस नहीं पूछा, अर्निंग ही पूछा है इसने, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों निकाल दिए। आओ आगे देखो, ये लिटरेचर है, मैं कह रहा हूँ रेगुलर का पार्ट है, इसको आप अभी इग्नोर कर दो, वो दिखना है। 1/4/2020 को क्या हुआ, 1/4/2020 को बी लिमिटेड है 3600 ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 31st, क्या हो गया जुलाई, अगस्त का ना, अगस्त। इट्स इशू 1200 ऑर्डिनरी शेयर फॉर कैश 31st Jan 2021, it brought back 600 ordinary shares, calculate weighted average number of share on 30। आ हा, ओ माय गॉड, कितना आ गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वैसे ऊपर एग्जांपल कराया था ऐसे सेम। चलो भैया, बोल रहा है 1/4/20, 31/3/21, और दो केस बताएं, बोल रहा है कि 8 को इशू किए 1200, 31/8/20 को 1200 इशू किए हैं, और बोल रहा फिर इसने किया है भैया 31/3/21 को ब्रॉट बैक भी किया है, 31/1/21 को बाई बैक किया है। इक्विटी से कैलकुलेट करना था, आसान है मेरे बच्चे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो कैसे निकलेगा देखो, मैं सीधा निकालूंगा अब तो तुम समझदार हो गए हो। कितना है बताओ, ये ओपनिंग कितने थे 3600, तो बेटा 3600 इंटू 12/12 प्लस 1200 लेना, इशू किया इंटू कितना हुआ 8 महीना है, अगस्त का है ना, अगस्त तो निकल गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बेटा 7 ना, 7/12 माइनस ब्रॉट बैक है 600 इंटू कितना है बताओ, ये हो गया 2/12 का, निकाल लो ना, हम ऐसे करते ना, यही करना है, कितना रहा बेटा, ये होगा 1200 इंटू 7/12, ये हो रहा है 700, प्लस हो गया 3600, माइनस कितना हो गया 600 इंटू 2/12, 100 का 4200, 4200, ठीक है, आ जाओ 4200, क्लियर है। जो मैंने आपको 3 एग्जांपल बना के दिए थे इसीलिए दिए थे, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए मेरे बच्चे, आसान हो जाए, जिससे आपको दिक्कत भी ना आए, ठीक है। यदि ये रेगुलर बैच होता तो मैं आपको एक एक एलिमेंट को, अभी हम वहीं पर चल रहे होते, उसी के एग्जांपल दे रहे होते ना, बट क्योंकि अभी मतलब टाइम को भी देखना है, आपको इतना नॉलेज देना है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर सको और आपकी चीजें बेहतर समझ में भी आ जाए। चलिए, क्योंकि आपके रिवीजन में ऐसा ही होता है, रिवीजन का फास्ट ट्रैक थोड़ा सा ऐसे ही चलाना, टाइम के साथ चलाना।
क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 2, इफ ए प्रॉफिट और लॉस अट्रीब्यूटेबल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21 को 21 लाख का हो जाए तो बताओ बेप्स क्या होगा। अरे सिंपल है, क्या देखना है उसमें भैया, यदि मैं यहीं पर बेप्स निकाल दूं तो क्या बोल रहा है बताओ। ये बोल रहा है जो प्रॉफिट है ना आपका वो 21 लाख का है, प्रॉफिट और लॉस अट्रीब्यूटेड टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट है वही है, तो अर्निंग ही होगी 21 लाख रुपए की ना। 21 डिवाइड बाय 4200 निकाल दो, 21 लाख डिवाइड बाय 4200, 500 पर शेयर, 500 पर शेयर। ठीक है, आ जाओ। अब ये डाइल्यूटेड की बात कर रहा है, तो मैं डाइल्यूटेड की अभी बात कर लेता हूँ ना, इसके साथ ही डाइल्यूटेड की बात कर लेता हूँ। चलो आ गया, तो डाइल्यूटेड की बात कर ही लेते हैं, तो क्या करें। चलिए, बाकी बेसिक में करीबन 8 से 10 एग्जाम्पल मुझे और देने होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, आपके स्टडी मेट में कर रखा, बट हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, अच्छा है। बी पार्ट। ठीक है, पार्ट बी है हमारे पास। चलिए, डाइल्यूटेड का मतलब क्या है। डाइल्यूटेड का मैंने आपको पहले मतलब समझाया था कि आपको कोई आपने प्रॉमिस किया हुआ फ्यूचर के अंदर, जैसे मान लो आपने बोला कि भैया हम इसको जो डिवेंचर है इनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, या प्रेफरेंस शेयर है इनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब आपको आज घटना पता है कि 1 साल के बाद, 2 साल बाद, क्योंकि आप डिवेंचर का कन्वर्जन करोगे, प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन करोगे, तो आपको डेट उसके पहले से पता होता है कि इस डेट को ये होने वाला है, आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है। जब आपको पता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा होने वाला है, आज ही पता है, तो आप उसको आज कंसीडर करोगे, बट वो डाइल्यूटेड होगा तब करोगे। डाइल्यूटेड का मतलब है यदि आपकी अर्निंग पर शेयर में कुछ कमी आ जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। डेप्स। डेप्स कैसे निकलेगा। डेप्स निकलता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर कंसिडरिंग, क्या बोलते हैं उसको, मैं दिमाग से भूल गया। डाइल्यूटेड अर्निंग, और नीचे आपको लेने क्या, वो वेटेड एवरेज लेना है आपको, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, वही लेना है आपको, और लिख लो चाहो आफ्टर डाइल्यूटेड शेयर्स। डाइल्यूटेड शेयर्स भी हुआ तो वो भी आपको लेना है। ठीक है, चलो मैं छोटा सा पहले इसका एक बेसिक एग्जांपल है, पहले वो कर लो, फिर अपन चीजों को एक एक चीज को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक चीज को ऐड कर चलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे। दो क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टेंशन ना लो, मैं आपको जितने सिनेरियो बनेंगे कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको जो आपके सिचुएशन नहीं दे रही कि मैं उसका एग्जांपल बना के आपको दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट आपके स्टडी मेट में क्वेश्चन ठीक लेवल पे दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना इस बार, ऐसा इस बार ये इंडेक्स में ठीक दे रखा है। डी लिमिटेड हैड आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स 10 लाख ऑन 1/4/2020, प्रॉफिट दे रखा है 20 लाख रुपए का। डी लिमिटेड है 12% 20,000 कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग 100 ईच टू कन्वर्टेड इनटू 10 ऑर्डिनरी शेयर, टैक्स रेट इज 30%। कैलकुलेट बेप्स और डेप्स दोनों आपको निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो आपके डिवेंचर कन्वर्टेबल हैं वो फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्जन फिक्स है, होगा, वो घटना घटेगी घटेगी, वो कंटीजेंट नहीं है। कंटीजेंट का कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा कि कंटीजेंट के अंदर किस तरीके से ट्रीटमेंट चलता है, बट ये कंटीजेंट नहीं है, फिक्स है कि भैया ये डिवेंचर से ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर के अंदर। जब आपको फ्यूचर में पता है कि आपका डाइल्यूटेड होने वाला, चेंज होने वाला है, अब चेंज नेगेटिव है पॉजिटिव वो आपको देखना पड़ेगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखना पड़ेगा। यदि आपकी उससे डीपीएस क्या हो रही है, बेस आपकी जो अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, डाउन जा रही है, तो इसका मतलब वो आपको डेप्थ
बेप्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम बेप्स निकालते हैं बिफोर द कंसीडरिंग ऑफ द डाइल्यूटेड अर्निंग और डाइल्यूटेड इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ बेप्स। क्या करोगे बताओ? बेप्स अर्निंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। बताओ अर्निंग कितनी आ रही है? अर्निंग में क्वेश्चन बोला गया ऑर्डिनरी शेयर 10 लाख है और प्रॉफिट 20 लाख का है। कुछ नहीं करना, क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 लाख का है, तो मैं इसको बिफोर टैक्स मानूंगा। क्या मानू मेरे बच्चे? बिफोर टैक्स मानूंगा, है ना? ठीक है, तो है मेरे पास, कितने का है ये? 20 लाख। 20 लाख इंटू 0.70, आफ्टर टैक्स आ गए, डिविडेंड है नहीं है, और मेरे पास है 10 लाख। तो कितना आ गया? 1.4। 1.4 पर शेयर के हिसाब से ना। किधर है भाई, किधर है भाई, किधर है भाई बेब्स? हम्म। फिर डायरेक्ट डेप्स निकाला इसने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने डेप्स निकाल दिया। और डेप्स के लिए कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, चलो, तो आगे डेप्स क्या होगा बताओ? अर्निंग लेनी है आपको आफ्टर डाइल्यूटेड अर्निंग, और डिवाइड वही आपको लेने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो भी आपको डाइल्यूटेड के बाद के लेने हैं। ठीक है, अब आ जाओ इधर, अर्निंग आफ्टर डाइल्यूटेड। बताओ क्या करोगे? नॉर्मल अर्निंग, आपको पता थी नॉर्मल अर्निंग कितनी थी आपकी? नॉर्मल अर्निंग थी आपकी 14 लाख की ना। या ऐसा कर लो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का था? 20 लाख का। अब सोचो, अब सोचो, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज, 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 एक चीज। चलो ठीक है, आपके क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। आपके क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, इस वाले को ये पीएटी मान रहा है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना आप ना। ऐसा होता नहीं है, बस क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है इसने, तो इसको हम बिफोर ही मानते हैं। लेकिन आपको इस बात दिमाग में रखना है कि यदि आप क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे रखा है तो आप इसके पीएटी मानोगे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका पीएटी ही है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से तो नहीं पता लग रहा, लेकिन आंसर से पता लग रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप 2 रुपये शेयर मानोगे कि 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। चलिए, अब देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
यहाँ पीबीटी नहीं है तो पीएटी है भैया, पीएटी है, पीएटी है 20 लाख का। अब मुझे एक चीज और बताओ आप, आपका फ्यूचर में क्या इवेंट होगा, जो आपके डिवेंचर होल्डर हैं वो डिवेंचर होल्डर अब इक्विटी बन जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जो डिवेंचर होल्डर को आप ब्याज देते थे कितना बेटा, ये था आपका 20 लाख। हाँ, जो 20 लाख था डिवेंचर, इस पर आप 12% से ब्याज देते थे, कितना हो गया, 2,40,000। मुझे बताओ जब ये डिवेंचर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मुझे बताओ फिर आपको इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, फ्यूचर में जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 2,40,000 से। मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए, तो इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 1,68,000। तो मुझे बताओ, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कहूं तो बेनिफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 1,68,000। यदि मैं इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूं, तो मेरी इनकम में सेविंग हो जाएगी, मेरे इनकम खर्चे में सेव हो जाएगा, खर्चे के बच जाएंगे कितने, 1,68,000। तो 1,68,000 मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, तो मेरा इनकम बन जाएगा। तो आपके इस फ्यूचर के प्रॉमिस की वजह से इनकम बढ़ गई है, तो मैं कह दूं ऐड सेविंग इन इंटरेस्ट। याद रखना, क्योंकि ये ऊपर की अर्निंग आपकी आफ्टर टैक्स है, तो खर्चा भी आपको आफ्टर टैक्स ही लेना है। तो टोटल था 20 लाख का था, 20 लाख, इसका है 12% और इंटू 1 - टैक्स रेट, तो 0.3070 का हो जाएगा। तो हो गया 1,68,000, तो हो जाएगी 21,68,000। ठीक है, और यहां पर डेप्स आ जाएगी 21,68,000। और नंबर ऑफ शेयर में भी देख लो, नंबर ऑफ शेयर भी देखना पड़ेगा ना। तो ये तो हो गया इसका एक पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो बताओ, मैं कह दूं यहां पर ओरिजिनल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम एडजस्टमेंट प्लस कन्वर्टेड मल्टीप्लाई बाय टाइम एडजस्टमेंट। तो मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर थे ओपनिंग में, वो थे 10 लाख के, तो 10 लाख तो रहेंगे रहेंगे, 12/12 रहेगा, प्लस कन्वर्ट कब हो रहा है, डिलिमिटेड इतना इतना है, डेट मेरे पास नहीं दे रही तो मैं बिगिनिंग में ही मानूंगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना बेटा, 20,000 ना, 20,000 है, 100 का एक है, कन्वर्टेड है 10 ऑर्डिनरी शेयर, 10 ऑर्डिनरी शेयर, तो इसका मतलब 20,000 × 10, 20,000 × 10 का है 12/12, तो हो गए 2 लाख, है ना। तो कितने हो गए, 12 लाख। इक्विटी शेयर भी कितने हो जाएंगे बेटा, 12 लाख। ठीक है ना, आपको देखना पड़ेगा फ्यूचर में इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 21,68,000 डिवाइड बाई 12 लाख, कितना हो गया बेटा, 1.81। तो बताओ आपकी ये जो इनकम है, क्या जो ये तो है आपका 2 रुपए, ये है आपका 1 रुपए 81 पैसे, तो घट रहा है, मामला बिल्कुल घट रहा है। घट रहा है तो ये डेप्स है। यदि 2 रुपए से ज्यादा हो जाता ना ये, तो इस बात का बेहद याद रखना, इसको मैं डेप्स नहीं बोलता, मैं नीचे नोट लगाता कि ये जो है आपका इम्पैक्ट वो पॉजिटिव है, तो वो डेप्ट सॉरी डेप्स नहीं कहलाएगा, वो डेप्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये है, तो डेप्स नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चा, चलो। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आगे का क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का हो गया, ये थोड़ा सा देख लेना, प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है वो ना, ये थोड़ा सा आप लैंग्वेज है, तो आप इसको क्वेश्चन निकालोगे तो आप जब भी एग्जाम में आए तो इस बात को दिमाग में रख के चला। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एफ लिमिटेड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर पीएटी मान लेना इसको भी।
ठीक है, पीएटी मान लेना। पेड अप कैपिटल 25 लाख की है, 10 रुपए का है तो होगी 25, 2.5 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, 1 लाख है डिवेंचर 10%, ये है वर इशूड 31 नॉक। ओ माई गॉड, बोल रहा है कि हमने 10% डिवेंचर इशू किए हैं, ईच इशू ऑन, इसको इशू किया है, टैक्स रेट है इतना, ऑर्डिनरी शेयर 10% डिवेंचर है ये, कन्वर्जन रेट दे। अच्छा, ये कन्वर्टेबल है ना, ये मैं ये सोच रहा कन्वर्टेबल का देने का मतलब क्या निकला, ये कन्वर्टेबल है, ये इसने नाले के नीचे बोला है, आप ध्यान से तो कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल 10%, 1 लाख वो है डिवेंचर हैं जो कि 10 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच डिवेंचर। तो मैं बता दूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे बेटा फ्यूचर में, उसके हिसाब से बताओ। ये आ जाएंगे आपको 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10 लाख। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यही गेम है, बस इसमें टाइम इम्पैक्ट आ गया तो आपका ये बेटेड बेटेड बन जाएगा ये। चलो, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वैसे आप कर लेते लेकिन फिर भी कैलकुलेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर आप बार बार ये क्यों निकालते हो, क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा ये, जब भी क्वेश्चन में आपसे डाइल्यूटेड पूछता है तो आपको बेप्स पहले निकालना, क्योंकि बेप्स से डिक्रीज होगी तभी वो डाइल्यूटेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी ना। डेप्स, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ, बेप्स। तो बताओ कितना बेटा, अर्निंग डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है मेरे पास 86,50,000, और वेटेड में अभी कुछ है नहीं है, ऑर्डिनरी ही है, तो 25 लाख। कन्वर्जन वाला तो डाइल्यूटेड का है, फ्यूचर का वादा है वो तो। ठीक है, 25 लाख कितना रहा, 8650 डिवाइड बाई 25 लाख, 3.46 पर शेयर। ठीक है, आ जाओ बी पॉइंट, कैलकुलेट डेप्स। आप पूरा लिख के आना, ठीक है ना, आप ऐसे मत कर देना गुरुजी ने लिखा था हम मिलना, ये गुरुजी की लल्ला हुआ है बस। अर्निंग आफ्टर डाइल्यूटेड अर्निंग डिवाइड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर डाइल्यूशन। वो सिंपल मानना, भी आपको नहीं भी लिखे तो आपको इस बात तो मानना पड़ेगा, वही चीज करें। बताओ क्या है, अर्निंग आफ्टर डाइल्यूटेड अर्निंग, इसको पोटेंशियल अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करें बताओ, 380 कितनी है, 86,50,000 आपकी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, सेविंग इन इंटरेस्ट, बट आफ्टर टैक्स लेना है आपको ना, कितना बच जाएगा बताओ। ये है 1,00,100 का है, 10%, 10 रुपए, 10 लाख का, 10 लाख का इंटरेस्ट। ठीक है, बट 6 महीने का है, 6 महीने का है, तो 5 लाख हो गया, और हाँ 5 लाख हो गया, और आफ्टर टैक्स लेना 30% टैक्स है, 0.70। ठीक है ना, कितना हो गया बेटा ये, 5 लाख इंटू 0.70, 350 का। तो आपके बताओ अर्निंग कितनी हो गई, प्लस हो गई 8650, 90 लाख की। ठीक है बेटा,
अर्निंग होगी फुल डाइल्यूटेड के लिए 90 लाख की ना। पॉइंट नंबर 2 है इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आसान है ये तो, ओपनिंग तो है ये मेरे पास, मैं सीधा निकालता हूँ क्या लिखना है इसको ना। ओपनिंग तो है ये 25 लाख का, ये तो जाएगा 12/12 का, प्लस आपने कन्वर्ट किए थे याद हो तो ये 10 लाख इक्विटी शेयर थे, 10 लाख इक्विटी शेयर थे, बट टाइम का बेट लगेगा 6/12 का। सर ये तो टाइम का बेट है, ये इसका भी तो लगाओ ना, अमाउंट का नहीं लगेगा, अमाउंट पूरा कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना, तो वो गलती मत करना। 5 लाख तो हो गया 30 लाख। दिमाग में यदि आपके क्वेश्चन झकझोर रहा है, हिलोरे मार रहा है, तो डेफिनेटली मुझसे पूछो, ऐसा कोई डाउट लग रहा है तो। वैसे डाउट होना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, कुछ बच्चों की समझ में पहले नहीं आया हो तो डाउट होना चाहिए, बाकी डाउट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो हो गए 3 रुपए, तो ये हो गए 90 लाख, 30 लाख, 3 रुपए। अब बताओ डायलूट डिक्रीज हुआ है, तो इट इज ए डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, ये डेप्स है, बढ़ जाता तो मैं नहीं लेता। बात क्लियर है, इस बात को भी दिमाग में रख के चलना है। 3 रुपए पड़ेगा। ऑप्शन 12 देयर इक्विवेलेंट, इनके केस में क्या होगा, इनकी चर्चा मैं अभी करूंगा आपसे, इनकी चर्चा में करूंगा। देखो मैं मेरे बच्चे इसकी बात करता हूं ऑप्शन की, इसका छोटा सा आपको चीज लिखनी पड़ेगी। इन केस ऑफ वारंट ऑप्शंस एंड अदर इक्विवेलेंट, ठीक है। इनके केस में क्या बोलता है, इनके केस में आपका स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, दो चीजें कहता है, दो चीज ये कहता है, यदि ऑप्शन ग्रांटेड एट एवरेज ऑफ फेयर वैल्यू। भाई ऑप्शन का मतलब फ्यूचर में दिया जाएगा, तो आप उसके एग्जैक्ट प्राइस नहीं लगा सकते कि एग्जैक्ट 2 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद कितनी होगी। यदि एक्सरसाइज प्राइस आपकी ऑन एन एवरेज आपकी फेयर वैल्यू के बराबर है, तो मैं ऐसा कह दूं यहां पर, आपकी एक्सरसाइज प्राइस इक्वल है या थोड़ा सा सिमिलर है किसके, फेयर वैल्यू के। तो बोला कि इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप इसको ट्रीट करोगे। थोड़ा कुछ ज्यादा कचरा हो गया क्या, प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ। ऑप्शन ग्रांटेड एट फेयर वैल्यू, यानी एवरेज, स्टैंडर्ड बोलते देन ट्रीटेड, या या कहो ऐसा मत करो, दैट इज ट्रांजैक्शन, बोलते हैं इसको ट्रांजैक्शन अज्यूम्ड एट फेयरली प्राइस, सही प्राइस पे है, सही प्राइस पे है तो इग्नोर करोगे, लॉजिक बताऊं क्यों इग्नोर करेंगे इसको। यहां दे दिया एट लोअर देन ऑफ एवरेज फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड बोलता दो थीम होंगी, या इसको मैं हटा दूं,
स्प्लिट अप ऑफ इक्विटी शेयर बिटवीन इक्वल फेयर वैल्यू और एट फ्री वैल्यू। जैसे बताता हूं, मैं एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। इसको तो करना इग्नोर, इसको करोगे कंसीडर एज डाइल्यूटेड बिकॉज नो प्रॉफिट एंड लॉस अराइज ऑफ द पार्ट फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ना, फ्रॉम दिस पार्ट। कैसे समझो? आपसे इंस्टीट्यूट ये बात बोलता है, आपका स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जो पैसा तुम्हें मिल गया है और वो मार्केट प्राइस के बराबर है, तो मुझे बताओ जो पैसा आपके बिजनेस में रूट कर रहा है उसकी रेस्पेक्ट में तो अर्निंग नॉर्मल आ रही होगी। बोलो ना। आपने दुकान में 100 रुपए डाल दिए, तो मुझे बताओ जो नॉर्मल तुम प्रॉफिट कमा रहे होंगे सेम उसी प्रोपोर्शन में आप उस पर इनकम भी कमा रहे होंगे। जब आपके उसी प्रोपोर्शन में इनकम कमा रहे हो तो मुझे बताओ अर्निंग पर शेयर पर प्रॉब्लम आ रहा होगा क्या? नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा कि मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग लेना है। जैसे मान लो आपने अपनी 20% कैपिटल इंक्रीज कर ली और ये पैसा आपका एट फेयर वैल्यू पर था। फेयर वैल्यू मतलब जो जेन्युइन प्राइस थी वही लिया आपने। अब आपकी जो अर्निंग होती है, जो कम प्रॉफिट जो होता है वो 20% होता है। आपने क्या किया कि 20% आपने कैपिटल बढ़ाई, तो मुझे बताओ 20% कैपिटल पर आपका 20% प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, तो 4% आपने प्रॉफिट भी कमाया होगा। स्टैंडर्ड बोलता है कि जिस प्रोपोर्शन में आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, आई है बिजनेस में, सेम प्रोपोर्शन में आप इनकम भी कमा रहे हो, तो मुझे बताओ क्या आपकी इसके अर्निंग पर इंपैक्ट आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में जो रेट है वो 20% मार्जिन की है। आपने 20 रुपए डाले, तो 20 रुपए पर 20% कितना हो गया? 4 रुपए तुमने प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो मुझे बताओ आपका इंपैक्ट ही नहीं आया, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन में इनकम पहले आ रही थी, अब सेम प्रोपोर्शन अब आ रही है। पहले कम पैसा लगा कम अर्निंग है, अब ज्यादा पैसा लग गया ज्यादा अर्निंग आएगी। तो बोला इससे आपका डाइल्यूटेड एंड नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट लॉस आ रहा है, इससे प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो साथ के साथ नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में बोल रहा है कि आप दो काम करो। दो काम मतलब जैसे मान लो 20 रुपए का शेयर है, आपने 15 में दे दिया, तो लोअर देन प्राइस है, तो बोला 15 रुपए तो आ गए ना बिजनेस में। जब 15 रुपए बिजनेस में आ गए तो 15 रुपए पर आप 20% से अर्निंग तो कमा रहे होंगे। इधर आपके शेयर बढ़ गए, उसी प्रोपोर्शन में इस वाली वैल्यू पर आपके नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ गए और आपकी अर्निंग भी बढ़ गई। तो यहां पर भी नो डाइल्यूटेड, यहां पर प्रॉफिट भी कमा रहे हो और इक्विटी शेयर भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों के यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां समस्या है 5 रुपए, 5 रुपए आपने फ्री दिया है जब बोनस, बोला जब आपने बोनस दे ही दिया है, तो बताओ इस केस में आपका पैसा, आपकी कैपिटल नहीं बढ़ी, नो चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए। जब नंबर ऑफ बर्ड शेयर बढ़ गए, इनकम में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो आपका इसका मतलब ईपीएस आपका डाउन हो जाएगा। अर्निंग तो 100 रुपए है, पहले 100 रुपए थी, ठीक है, 100 शेयर थे तो 1 रुपया आ रहा था। अब अर्निंग अभी भी 100 है लेकिन शेयर 120 हो गए, तो आपकी अर्निंग अब ईपीएस क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। कितना हो बेटा? 100/120 कितना हो रहा है? 0.83। तो बताओ ये डाइल्यूटेड है। स्टैंडर्ड की क्लियर समझ में आ गई कहानी? वो ये बोल रहा है जो पैसा जितना मांगना, जितना उसका मार्केट वैल्यू था आपने उतना ले लिया, तो इसका मतलब ये है उस पर जेन्युइनली इनकम कमाई जा रही है, और जेन्युइनली जो इनकम है उस पर डाइल्यूटेड नहीं हो सकता है। डाइल्यूटेड तब होता है कि आपने कोई घटना घटी और उस घटना के चक्कर में आपकी इनकम पर तो इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, या इनकम पर इंपैक्ट आया लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ शेयर बढ़ ज्यादा बढ़ गए। यदि दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन है, इनकम भी उतनी बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेयर उतने बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनकम आपकी बढ़ रही है, शेयर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शेयर उस प्रोपोर्शन नहीं बढ़ रहे जिसमें इनकम बढ़ रही है, या इनकम ज्यादा बढ़ रही है शेयर कम बढ़े,
तो भी आपका डाइल्यूटेड, तो भी आपका डाइल्यूटेड नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। लेकिन इनकम आपकी कम बढ़ रही है लेकिन शेयर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अब आपका ईपीएस क्या हो जाएगा, डाउन होगा। तो उस केस के अंदर आपका डाइल्यूटेड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही स्टैंड बोला गया है। मैं आपको लिटरेचर पढ़वा देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस वारंट इन देयर इक्विवेलेंट दो इफ इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू इशू a certain number of ordinary share at their average market price द पीरियड, तो शेयर आर अज्यूम टू बी फेयरली प्राइस, वो सही प्राइस पे दिए गए। तो दीज शेयर्स आर नाइदर डाइल्यूटेड और एंटी डाइल्यूटेड, ना तो डाइल्यूटेड है ना एंटी डाइल्यूटेड है। एंटी डाइल्यूटेड का मतलब है वो आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है ना, और पॉजिटिव दे रहा है तो वो प्रीमियम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर इन द कैलकुलेशन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देंगे। इस केस क्या हो रहा है, इफ इट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू इशू रिमेनिंग ऑर्डिनरी शेयर फॉर नो कंसिडरेशन, जो उसके कंसिडरेशन नहीं आया। आपने 20 रुपए का शेयर था 15 में दे दिया, तो 15 का बराबर का है ना, 5 के बराबर नहीं है ना सर। ये नंबर ऑफ शेयर में आएगा ना, आप नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तब बताऊंगा आपके लिए इसका क्या होगा। ये बोला कि ऐसे शेयर जिसके बदले में कंसीडरेशन ही नहीं आया है, वो दे जनरेट नो प्रोसीड, यानी कोई पैसा नहीं आया, हैव नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस पे इंपैक्ट नहीं आया, यानी कि प्रॉफिट से बढ़ा नहीं है या ना घटा है, तो सच शेयर आर डाइल्यूटेड, क्योंकि इस पर इंपैक्ट अब अर्निंग पर आएगा। तो एड टू द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। मेरी बात क्लियर है, लिटरेचर बढ़ा दिया है और इसका मैं एडजस्ट में बड़े प्यार से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं स्प्लिट अप का के प्रैक्टिकल कराऊंगा तो ये काम आएगा, अगर वहां नहीं दिखा रखा है यहां दिखा रखा है, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल आपकी स्टडी मेट में दे रखा है, ये रहा देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। टेंशन ना लो मेरे बच्चे, यही रेगुलर बैच, आप रेगुलर बैच के बच्चे उतना मजा आ जाता पढ़ने में आपको। चीज एक एक खोल कर रखते हैं अपन ना। अभी थोड़ा फास्ट लेके चल रहा है, अदरवाइज आप एक एक एलिमेंट्री को अपन लेके चलते, पर कोई नहीं, आपको यहाँ भी बहुत बढ़िया है, टेंशन मत लो। आपको एक भी डाउट रह जाए मुझे बता देना, सर ये दिमाग में सस्पेंस चल रहा है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ई लिमिटेड हैड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग 1/4/2020, प्रॉफिट है भैया इतने का 24 लाख, एवरेज फेयर वैल्यू पर शेयर इतनी इतनी है 20 रुपए, मार्केट में शेयर चल रहा है आज 20 रुपए का। बोल रहा है कि हैज गिवन शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय 2 लाख शेयर्स एट ऑप्शन प्राइस है 15। ओ माय गॉड, आ हा बादशाह बात है। बोल रहा देखो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं मेरे बच्चे, 10 लाख। अर्निंग दे रखी है, अर्निंग दे रखी है 24 लाख की, ठीक है। आगे दे रखा है मेरे पास ऑप्शन, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ग्रांटेड। बोल रहा एक्सरसाइज प्राइस है 15, फेयर वैल्यू है 20, नंबर ऑफ ऑप्शन है, आप 2 लाख शेयर दे दिए, 2 लाख 20 लाख लिख दिया कि मैंने, 2 लाख बेटे, 2 लाख, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकाल रहा हूं मैं, यही निकाल देता हूँ ना, ए बेप्स। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट ले रहा हूँ कैलकुलेशन। 24 लाख की इनकम है आपकी, 10 लाख शेयर है, बताओ कितना हो गया आपका ये, कूपन पर शेयर। बी, बी में बताओ क्या है, डेप्स। डेप्स में क्या करना है, नीचे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एनालाइज ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो बताओ क्या बोल रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन, कितने बेटे बताओ, 2 लाख, अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड 2 लाख इंटू 15, कितना रहा, 30 लाख। क्या मेरे बच्चे, इसको निकालो इक्विवेलेंट एट फेयर वैल्यू नंबर ऑफ शेयर। क्या कहना चाहता है,
ये कहना चाहता आप यदि इसको फेयर प्राइस पे लेते तो आप इसके बदले में कितने शेयर इशू कर पाते? भाई मुझे एक बात बताओ, आपने 30 लाख रुपए लिया, 2 लाख शेयर दे दिए, जबकि मार्केट ये बोलता भैया आपके 2 लाख शेयर का जो पैसा आना चाहिए था 20 के हिसाब से 40 लाख आना चाहिए था, बट आपके पास पैसा ओनली पर 30 लाख आया। तो 30 लाख कितने किसके इक्विवेलेंट है सर? 20 प्राइस चल रही है तो 1.5 लाख शेयर के बराबर। तो आप ये मान के चलोगे कि जो शेयर्स हैं आपके पास दो भाग में चले गए, 1.5 लाख के बराबर अमाउंट आ गया, 50,000 का फ्री वाला है। ये नंबर कितना है बेटा बताओ? अमाउंट रिसीव्ड डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। 30 लाख अमाउंट मिला है, एक शेयर 20 रुपए का है, तो 1.5 लाख के बराबर। ठीक है, तो मैं ऐसा कह दूं, सेकंड पॉइंट क्या है इसका बताओ? फ्री पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑप्शंस। बताओ बेटा क्या है? बहुत आसान है, टोटल ऑप्शन 2 लाख दिए थे, लेस इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर 1.5 लाख थे। बताओ कितना हो गया? 50,000। तो नो कंसिडरेशन जो है, इसी के बारे में नो कंसिडरेशन, यही क्वेश्चन बोला गया था कि जो नो कंसिडरेशन है, जो नो कंसिडरेशन है उसी का होगा क्या बेटा? वही वाला पोर्शन है आपका डाइल्यूटेड वाला। तो यही ऐड करना है, तो ऐड नंबर ऑफ शेयर ऑर्डिनरी शेयर इन द कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर, तो ये आपका कंसिडरेबल है। तो आप निकालोगे, 50,000 ना, सॉरी 50,000 है, 50,000। तो अब यहां निकाल लो आराम से आप। इनकम तो आपको वही रहने वाली, इनकम को इम्पैक्ट आएगा नहीं। 24 लाख की, ये आपके हैं 10 लाख तो पहले थे, 50,000 ऑप्शन के भी थे। यहाँ टाइम का कोई इम्पैक्ट है नहीं कि डेट में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 24 लाख डिवाइड बाई हो जाएगा 10,50,000, 2.29। डाउन हो गया, हो गया। ठीक है, ये आप देख लो आराम से, 2.29 का। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे भी कर सकता था, मैं इसकी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे भी कर देता हूं, देखो आपके सामने कैसे। 2 लाख शेयर थे, अरे माय गॉड, टोटल अमाउंट कितना मिला था बताओ? या ऐसा कर लो, 2 लाख शेयर थे फॉर कंसिडरेशन और एज बोनस, यानी कौन तो फ्री। ये जो पोर्शन था आपका, अमाउंट आया था आपको 30 लाख, मार्केट प्राइस के साथ देखो आप तो आ गए 1,50,000, 2 लाख में से गए तो बच गए 50,000। कंसीडर एज डाइल्यूटेड, ये करना इग्नोर, क्योंकि इसका पैसा आ गया है, तो इस पैसे के रेस्पेक्ट में आपने इनकम वही कमाई होगी जो मार्केट में चल रही है, इस पे कोई संशय नहीं था। ये समरी। ठीक है, प्रेजेंटेशन का तरीका आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको प्रेजेंटेशन बेटर रखनी है, आपको आपके प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, ये हो गया, आप कर लोगे, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अब। ठीक है, हो, इसकी भी कहानी पढ़ लो। पुट ऑप्शन क्या बोलता? पुट ऑप्शन का मतलब है सेल का ऑप्शन। पुट ऑप्शन की कहानी सुनो। बोला देखो पुट ऑप्शन बड़ा इजी है। बोला पुट ऑप्शन का मतलब एक्सरसाइज कब होगा? आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बेचने का, इसका मतलब आपकी ईपी ज्यादा होगी फेयर वैल्यू से, तो आप उसको एक्सरसाइज करोगे, इसका मतलब ये हुआ आपका हो गया, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं,
अरे यार, इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम है डेरिवेटिव के अंदर, इन द मनी। इन द मनी। आप कोई सा भी ऑप्शन हो, चाहे आपका पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, कॉल मतलब परचेज का ऑप्शन है, पुट मतलब सेल का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप इन द मनी की सिचुएशन में ही आप एक्सरसाइज करते हो। तो बोला ये एक्सरसाइज का ऐसा मौका है, तो आपने क्या किया होगा, आप मेरी बात, दो बातों को समझो। बोल रहा देखो, आपने एट द टाइम ऑफ ऑप्शन ग्रांट जितना आपने एस्टिमेट लगाया था, मान लो आपने 100 का एस्टिमेट लगा कि 100 को लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन आफ्टर आफ्टर द पीरियड ये एक्सपेक्ट किया गया कि नहीं यार, ये लोग तो ना इसमें 200 शेयर एक्सरसाइज हो जाएंगे। पहले जब मैंने ग्रांट किया था ऑप्शन, तो उस टाइम मुझे लगा था कि 100 ऑप्शन ही ग्रांट होंगे, तो मैंने लायबिलिटी भी 100 के हिसाब से रिकॉर्ड की होगी, इंडेस 10T के हिसाब से, इंडेस 102 के हिसाब से मैंने लायबिलिटी भी किसकी की बेटा, 100 के हिसाब से रिकॉर्ड की होगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट प्राइस हमारे पास 10 रुपए है, फेयर वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास, फेयर जो है वो 8 रुपए है, 2 रुपए का फायदा है भाई, कोई नहीं छोड़ने वाला है इसको, तो लोग एक्सरसाइज करेंगे। अब लग रहा है कि 200 लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, 200 ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगे। तो यहाँ इंडेक्स बोलता है कि जो पहले तुमने एस्टिमेट लगाया था ना ओपनिंग में, वो ये मान के चलेंगे कि वो आप पहले इशू कर चुके हो, वो कंसीडर कर लिए हैं आपने बेप्स के अंदर। बात समझ में आ रही है। बोला ये तो हम मानेंगे कि आप लोग पहले से इंक्लूड करते हुए आ रहे हो, वो आउटस्टैंडिंग में इंक्लूडेड हैं, हम ये मानेंगे। अब जो डिफरेंस है इनका, कि अब जो एक्सपेक्ट हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का लग रहा है एक्सपेक्टेशन, 100 पहले आया था, 100 का डिफरेंस है, तो इसको हम डाइल्यूटेड में ऑप्ट कर लेंगे, इसी को डाइल्यूटेड में कंसीडर कर लेंगे। आपको या आपको मैं थोड़ा लैंग्वेज पढ़वा देता हूं जो आपके स्टडी मेटेरियल लिखा है। मेरी बात क्लियर है। आप इन द मनी के केस, इन द मनी का केस मतलब है जब आपको फायदा हो रहा हो। फायदा कब होगा बताओ, आपने सेल का ऑप्शन दे रखा है, सेल का मतलब सामने वाली पार्टी कब सेल करेगी बताओ, सेल तब करेगी जब उसको फायदा होगा। मतलब आज मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है 8 रुपए की, लेकिन आपने किया है हम 10 रुपए पे ले लेंगे, आप 10 पे बेच देना, हम ले लो तैयार है। तो मुझे बताओ, इसको बोलते हैं इन द मनी। 8 रुपए चल रहा है, 8 रुपए ही उसका आप एक्सरसाइज प्राइस, ईपी इक्वल टू आपकी फेयर वैल्यू, तो कुछ नहीं करोगे। ईपी आपकी क्या एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, आपके एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही है, फेयर वैल्यू ज्यादा हो रही है, मार्केट से मिल रहा है 10 रुपए का, तुम कह रहे हो 8 में बेच दो, बेच दो कि नहीं, तो इन द मनी का मतलब है आप प्रॉफिट में जा रहे हो। ऐसे केस के अंदर स्टैंडर्ड बोलता है जो आपने पहले एक्सपेक्ट किया था ओपनिंग वाला, पहले जो शुरुआत में आपने एस्टिमेट लगाया था, हम ये मान के चलेंगे कि वो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग में इंक्लूडेड है। अब जो डाइल्यूटेड का इंपैक्ट आएगा, वो ओनली फॉर इंपैक्ट आएगा उसका, जो अब आपका एस्टिमेशन चेंज की वजह से डिफरेंस आया है। ठीक है, ये देखो क्या है, it shall assume that the beginning of the period sufficient ordinary shares will be issued at the average market price during the period to raise proceed to satisfy the contract। आगे चलते हैं। It shall be assumed the proceed from the issue are used to satisfy the contract buyback ordinary shares, increase incremental ordinary shares, difference between number of ordinary shares assumed issued, पहले जो माना था वो वाला, and the number of ordinary shares received from satisfying the contract will be included in the calculation diluted earning per share। इसको ऊपर से अच्छा समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू रीपरचेज, मतलब रीपरचेज में परचेज कर लूंगा, मतलब वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम सेल कर देना, कितने पर आगे देखेंगे। ठीक है, सच रिटर्न ऑप्शन फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट इन द कैलकुलेशन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इफ इफेक्टेड डाइल्यूटेड इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट आर इन द मनी। इन द मनी मतलब जब आपकी फेयर वैल्यू क्या है, कम है, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है ना, तुम्हें फायदा हो रहा है। किसको फायदा हो रहा है, जिसने खरीदा, मुझे क्या होना चाहिए, नुकसान हो रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा। ड्यूरिंग द पीरियड एक्सरसाइज और सेटलमेंट प्राइस इज अबव एवरेज मार्केट प्राइस फॉर द पीरियड। सिंपल फंडा भी, जो मार्केट प्राइस चल रहा है और एक्सरसाइज उसमें डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। पोटेंशियल डाइल्यूटेड इफेक्ट अर्निंग पर शेयर शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो बोला गया कि ऑर्डिनरी से डिफरेंस जो देखो, बोला यहाँ देखो आप, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी, मैं सिंपली कह दूं भैया, आपका जो ओपनिंग में थी, जो आपने एस्टिमेट लगाया था वो, और अब जो एस्टिमेटेड, यदि आपके एस्टिमेशन बढ़ गया है, ध्यान रख, बढ़ गया, घटना नहीं, बढ़ गया है, तो वो डाइल्यूटेड का इंपैक्ट आएगा, और डिफरेंस वाला लेना है। एक एग्जांपल से समझो इस बात को। नीचे बोला गया क्या देखो, बोला एक्स लिमिटेड 320 रिटर्न पुट ऑप्शन आउट इन 320 का। हमने बोला कि 320 लोग हैं जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, वो इसको एक्सरसाइज करेंगे, हमने एस्टिमेट लगाया था। 102 पढ़ते हो ना आप, तो नहीं पढ़ते हो, सीएमए फाइनल जब आओगे तो इंडेक्स 102 आपको पढ़ने को मिलेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट। वहां पर आपने सोचा था कि भैया सामने बंदे जो है 320 ऑप्शन ऐसे जो एक्सरसाइज हो सकते हैं, ये आपने एस्टिमेट लगाया था। एक्सरसाइज प्राइस है 10 रुपए का, हमने वादा किया था 10 में आप बेच देना, ठीक है ना, आपको टाइम पीरियड दे दे उसके अंदर। तो
इस हिसाब से पुट ऑब्लिगेशन जो था 3200 का था भाई। आपने मैंने ये सोचा ठीक है भैया 320 लोग आएंगे 10 के हिसाब से, तो 3200 रुपए का जो ऑब्लिगेशन था, लाइबिलिटी थी, मैंने रिकॉर्ड कर ली, पहले रिकॉर्ड कर ली। एवरेज मार्केट प्राइस एंटिटी ऑर्डिनरी शेयर 8 रुपए भैया, मार्केट में प्राइस 8 रुपए हो गई है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इशू 400 ऑर्डिनरी शेयर एट 8% रेज प्रोसीड नेसेसरी टू सेटिस्फाई पुट ऑप्शन, हाउ विल यू ट्रीट द अबव। बोला गया कि अब आपको 400 का एक्सपेक्टेशन है, लोग 400 लेके जाएंगे। तो मुझे बताओ 400 में से 320 का ऑब्लिगेशन पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, अब कितना 80 का, तो बोला 80 पर ही डाइल्यूटेड जाएगा, यही बोला गया। देखो लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन 400 assumed to issued and 320 और shares have been received exercise options that 80 shares it added the denominator। डिनोमिनेटर मतलब वही नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड करना है। कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर नो एडजस्टमेंट आर मेड द नोमिनेटर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट में फर्क पड़ा है नहीं आपका, आपका लाइबिलिटी बढ़ी है। ये हो गया खत्म। ये वाला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता दिया है, ये थ्योरेटिकल था जो मैं आपको ट्रीटमेंट कर दिया है, बाकी मैंने पूरी कहानी इसके बारे में आपको समझा दी है। अब आती राइट शेयर। राइट शेयर पर भी ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ऐसा होगा। राइट शेयर के बारे में कुछ लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर व्हेन इशू राइट शेयर और बोनस शेयर। वैसे मैं बोनस शेयर को लास्ट में बात करता, लेकिन चलो दोनों को मैं एक साथ ही ले लेता हूं। ठीक है, पहला राइट इशू। राइट इशू क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर स्प्लिट इन पेड वैल्यू और फ्री वैल्यू। मतलब राइट जो शेयर होता है, आपको राइट दिया जाता है तो एट कंसेशनल होता है। याद रखना, इससे पहले मैंने आपको ऑप्शन वारंट की बात की थी। वारंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, वारंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, वो फ्यूचर में आता है कि होगा, लेकिन राइट शेयर हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों कैलकुलेशन अलग आ जाएगी। कंसेशनल रेट होता है, बोलो मार्केट में 20 रुपए चल रहा है, आपको 15 में दे देंगे। तो बोला कि आपने 15 पे किया है, तो आप जो शेयर दिए हैं, मान लो आप 1 लाख शेयर चुकी हैं, तो 1 लाख को दो हिस्से में कर दो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले स्प्लिट अप किया था। पेड वाला अलग किया था और फ्री वाला अलग किया था। फ्री वाले को डाइल्यूटेड माना था वारंट ऑप्शन के केस में, लेकिन राइट शेयर है, बोला गया इसको एज ए ट्रीट करोगे बोनस, और बोनस पर नो टाइम एडजस्टमेंट। याद रखना, नो टाइम एडजस्टमेंट अभी लिखा हुआ, बस आपको अंडरस्टैंडिंग दिया था मैं ना। चलो, ये कंसेशनल पर होगा इसलिए स्प्लिट अप करना पड़ेगा। स्प्लिट अप कैसे होगा? स्प्लिट अप कैसे होगा? अमाउंट रिसीव डिवाइड बाई एक्स राइट प्राइस, और यह आएगा राइट शेयर इशू पेड पोर्शन, हटा दोगे तो फ्री पोर्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया इसका राइट। बी पॉइंट, यस मिले सेकंड ले लो। कैलकुलेशन एक्स राइट प्राइस चाहिए क्या अपन को? सिंपल फंडामेंटल बोलता है ओपनिंग इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई करंट मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू मल्टीप्लाई बाई राइट इशू प्राइस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर
आफ्टर राइट शेयर, राइट इशू। ठीक है, बस हो गया काम खत्म मेरे पास। इसके अलावा एग्जांपल कर लो आप। क्वेश्चन नंबर स्टडी में दे रखा है आपके पास। ओके, हाँ यही है। आ जाओ, एक चीज लिख लो साथ साथ में यार, क्या पता आ जाए। कैलकुलेशन ऑफ राइट प्राइस। ये मैंने आपको राइट इशू में कराया था। कैसे करो बताओ। कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, मतलब करंट मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। ये मैंने कराया था पहले आपके लिए, आपस से वो मत होना क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया नहीं है, ये पहले कराया हुआ था। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। बाई लिमिटेड सप्लाई फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट दे रखा है इतने का, या पीएटी ही मानोगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 का भी है भैया, 2019 20, 2020 और 21, 2 साल का दे रखा है, ठीक है। ये है 10 लाख का, इसको यहीं लिख लेता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ बेप्स, ये बेप्स में आता है बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं है, डाइल्यूटेड का पार्ट नहीं है। क्यों डाइल्यूटेड तब आता है जब फ्यूचर का होता है, ये राइट इशू हो चुका होता है ना, ये बेप्स का पार्ट है मेरे बच्चे। तो 2019 20, 2020 और 21, 2 साल का डेटा है हमारे पास। अब चलो, 2 साल का डेटा है तो क्या होगा देखो। हमारे पास है प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख का और 15 लाख का, ठीक है। नंबर ऑफ प्रायर राइट इशू, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं हमारे पास कितने बेटा, 5 लाख के। तो ये यहां पर भी होगा ये, और ये यहां पर भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा बोला राइट इशू, यहां दे दिए राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू बोल रहा है हमारे पास, राइट इशू है। अच्छा अच्छा, टर्म्स ऑफ राइट है, एक नया शेयर देना है 4 हेल्ड के बदले में। तो मैं कहूँ तो 5 लाख 1/4 का, तो 5 लाख का हो गया 4 में, 1,25,000, सॉरी 1,25,000 हो गई राइट शेयर, ठीक है ना। ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है। बोल रहा है जो राइट इशू प्राइस है वो 20 रुपए की है, और जो प्रायर राइट थी यानी करंट मार्केट प्राइस है वो 25 रुपए है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है भैया। तो बोल रहा है देखो भैया, करंट मार्केट प्राइस जो है वो 25 रुपए है, और ये इशू किया 20 पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा आसान सी कैलकुलेशन मेरे पास मेरे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इसको आप थ्योरेटिकल प्राइस और राइट शेयर भी बोलते हो ना। तो देखो मैंने क्या बोला था आपके पास बताओ, आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाई करंट मार्केट प्राइस प्लस करना राइट इशू, मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस, ठीक है ना, राइट इशू प्राइस, और डिवाइड बाय करना टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो यहां देखो आपके पास पहले कितने थे मेरे बच्चे, मैं पहले कौन से साल में हुआ ये 19 20 में लेके चल रहा है ना ये। डेट नहीं दी इसमें, कुछ मिस है कुछ। आप इसको 20 21 मानना ना, 20 21 में मानना। तो यहां पर मैं बात करूं, देखो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं।
आप या करंट मार्केट प्राइस यहाँ कर दो, करंट मार्केट प्राइस है 25 रुपये ना। आप ईपीएस निकालना चाहोगे नॉर्मली, यहाँ कितनी आ रही, 2 रुपये पर शेयर। यहाँ पर इसमें बोनस मानेंगे, इसमें आएगा राइट से। चलो, तो बताओ बेटा कितना है, 5 लाख शेयर है, करंट मार्केट प्राइस 25 रुपये है, ये पैसा आ गया होगा। दूसरा, आपने 1,25,000 राइट इशू किए हैं, प्राइस 20 रुपए के हिसाब से है, तो शेयर बताओ कितने हो गए, 5 लाख पहले, एक 25 है, 6,25,000। तो बताओ आपके ऑन एंड एवरेज प्राइस कितनी होगी, 5 लाख इंटू 25,000, ये हो गया 1,25,000 इंटू हो गया 20, 15 लाख डिवाइड बाई 6,25,000, 24 रुपीज। इसको दो तरीके करने के हैं, दो तरीके करने का ये कि रेशो निकाल लो। रेशो कितना बताओ, 25/24, तो प्राइस से है 1.04 का। एक तो ये जो आपके स्टडी मेट जिस तरीके से कर रखा है, आप इसको नॉर्मल वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप बढ़ा सकते हो, देखो ये कर रखा है इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली बीट निकाल दो इसका। इसमें डेट का लफड़ा है क्या, एक मिनट बच्चा, इसमें डेट मिसिंग है, मेरे साथ क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, डेट मिसिंग है इस क्वेश्चन में से, इसमें डेट मिसिंग है। ये मान रहा है अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को मान रहा है, ये डेट 1 जुलाई लेके चल रहा है, 1 जुलाई को राइट इशू हुआ है, 1 जुलाई 2020, 2021 लिया ना मैंने। हाँ बच्चा, ये इसमें डेट का है ना, थोड़ा सा डेट का देख, डेट है इसमें थोड़ा ना, ये जो राइट इशू है 1 जुलाई है, जो राइट इशू है वो 1 जुलाई है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या इसको आप ऐसा ना करके नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल कैसे कर सकते हैं इसको देखो, कैलकुलेशन ऑफ फ्री पोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब कैसे करोगे, पेड पोर्शन, पेड पोर्शन कितना है, गुरुजी हमने 1,25,000 इशू किए हैं, या वैसे निकालो ना, हमने टोटल जो इशू किए हैं 1,25,000 किए हैं, और 20 पर किए हैं, लेकिन इसकी प्राइस है 24 रुपये, 1,25,000 डिवाइड बाई है 24, तो आगे 52,008 का, हाँ हाँ, 1,25,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 24, हाँ तो ये अमाउंट इतना छोटा कैसे आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 104,167 शेयर है, ठीक है। हाँ वो फिगर में आएगा तो डिफरेंस आएगा ना। फ्री पोर्शन, फ्री पोर्शन हो जाएगा 1,25,000 में से, ये है आपका 104,167 इज इक्वल टू 20,833, ये है। अब जब आप यहां पर निकालोगे, वेब से निकालोगे, मैं मान रहा हूं टाइम का इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं है, तो टाइम का नहीं है तो सिंपली आ जाएगा इसमें, देखो टाइम का होता तो प्रॉब्लम आ जाती, टाइम का होता मेरे बच्चे प्रॉब्लम आ जाती, क्या प्रॉब्लम आती है बताता हूँ। बोनस वाले पे इसमें क्या होता है, मैं तीनों को पोर्शन अलग करूंगा, वेब्स के लिए क्या करूंगा, अर्निंग मेरे पास कितनी है बेटा बताओ, अर्निंग दे रखे यहाँ पर मेरे पास है 15 लाख ना, 15 लाख, 15 लाख डिवाइड बाई
डिवाइड बाई पहले से कितने 5 लाख शेयर हैं, 5 लाख शेयर पर होगा 12/12 का आउटस्टैंडिंग आने, प्लस पेड वाला जो पोर्शन है 104 167 इसमें टाइम एडजस्टमेंट होगा, प्लस बोनस वाला जो है 20,833 इसमें टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसमें टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैं ये मान रहा हूं ये बिगिनिंग में हो गया है। यदि मैं यहाँ पर 1 जुलाई ले लेता हूं तो इस पर लगेगा 9/12 का, इस पर लगेगा 12/12 का, इस पर टाइम एडजस्टमेंट नहीं आता है। मेरी बात क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगी वो आपकी इनकम आएगी। मेरी बात क्लियर है क्या? बोनस वाले पोर्शन पर कभी, बोनस वाले पोर्शन पर कभी भी टाइम एडजस्टमेंट के इम्पैक्ट नहीं आते हैं। वो इसीलिए नहीं आते कि उसका कैपिटल का इम्पैक्ट ही नहीं, जब पैसा इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ बिजनेस के अंदर, लेकिन शेयर बढ़ गए उसके इसके अंदर, तो आपकी अर्निंग पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है आप इसका क्या नहीं करना है, बोनस का टाइम एडजस्टमेंट नहीं करना है। टाइम एडजस्टमेंट इसका फुल रहेगा हमेशा ना। और एक इम्पैक्ट और, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी जाता है, आपके 2019-20 की अर्निंग पर शेयर पर भी इम्पैक्ट आएगा। 2019-20 की आप जब यहां निकालोगे तो 2019-20 की बैप्स वापस और निकालोगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि यहां पर बोनस वाला पोर्शन है। तो वहां जो इनकम थी 10 लाख थी, शेयर कितने थे 5 लाख थे, लेकिन आपके ये वाले शेयर भी और उड़ोगे 20,833, तो निकलेगी आपके यहाँ पर बैप्स रिवाइज होगी। मैं इसका फंडामेंटल आपको बता देता हूँ और आगे, ठीक है? ये कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, ठीक है? इसने थोड़ा अलग तरीके से किया है बट ये कैलकुलेशन की ऐसी होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ बाकायदा, ओ माय गॉड कहाँ गया ये रहा, देखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, if the number of ordinary potential shares outstanding increase in result of the capitalization of bonus share split decrease as a result in reserve shares split calculation basic and diluted earning per share for all periods presented adjusted retrospectively, यानी कि बोनस इशू है तो उसका पिछले साल का भी अर्निंग पर शेयर चेंज होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया है, ठीक है ना? अदरवाइज 20-21 का तो यही है, और यहाँ का जो 19-20 का जो दो पहले था, जो पिछले साल निकाला था हमने, वो 2 रुपये था, ठीक है? अब इसकी वजह से कम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा बेटा ये? अब हो जाएगा आपका 10 लाख डिवाइड बाई 5,20,833, ये 1.92 आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन में यही आ रखा है आपका 1.92, ठीक है? वो कैलकुलेशन का तरीका उसका अलग है, कैलकुलेशन का उसका तरीका अलग है, बट फंडामेंटल यही है उसका ना। आप इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने पूरा आपको हिस्ट्री बता दिया है इस टॉपिक का, जो तुम्हारे कोर्स कंटेंट का पार्ट था पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, आपके स्टडी मेट को सामने रखा है। यदि मैं आपको रेगुलर बैच ले रहा होता तो डेफिनेटली मैं ये काम ना कर रहा होता ना, क्योंकि बेटा थोड़ा वो टाइम उसके 6 से 7 घंटा चाहिए। बट आई होप आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, डजन मैटर की इसमें कवर किया है कि नहीं किया, वो मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली उसको भी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट इंडेस के साथ। ये इंडेस हमारा ये होता आज यहीं पर खत्म। स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हमने निकाले भी हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।